Well, starting with my introduction, my name is Omkar Anil Prabhu, and I'm here to teach you a subject called OCM, Organization of Commerce and Management. Now, if you consider the syllabus of FYGC as well as SYGC, you will come to know certain things. I'll explain those things to you. FYGC में the subject name is OCM, Organization of Commerce and Management. तो FYGC में तुमको 8 चैप्टर्स थे, टोटल 8 टॉपिक्स थे, और उसमें से पहले 7 चैप्टर्स ओसी पे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, विच मीन्स रिलेटेड टू बिजनेस, मार्केटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। 7 चैप्टर्स पहले ओसी के थे, और एक लास्ट चैप्टर ऐसा था जो मैनेजमेंट का था, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एज वेल एज प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल, लोअर। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इसका रेफरेंस एसवाईजीसी में भी आने वाला है। ओके, तो लास्ट ईयर ओसी रिलेटेड चैप्टर्स 7 थे, ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, और एक चैप्टर था मैनेजमेंट रिलेटेड, एक ही चैप्टर था। अभी उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूटी में फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट का रखा है, सेकेंड चैप्टर भी मैनेजमेंट का है, थर्ड चैप्टर मैनेजमेंट का है, और बाकी 5 चैप्टर्स प्योरली ओसी रिलेटेड है। तो जो 7:1 रेशो होता है एफवाईजीसी में, अभी वो 5:3 रेशो है। 5 ओसी का है एंड 3 मैनेजमेंट का है, 3 चैप्टर्स मैनेजमेंट के, प्योरली मैनेजमेंट। अच्छा, तुमको इससे पता चल जाएगा कि ओसी पे फोकस ज्यादा है, मैनेजमेंट पे फोकस बोर्ड्स का कम है। 3 चैप्टर्स खाली मैनेजमेंट पे आते हैं। ओके, दिस इज योर, आई मीन अभी से सिलेबस स्टार्ट हुआ है, दिस इज अ न्यू सिलेबस। लास्ट ईयर तक सिलेबस अलग था, ये टाइम से सिलेबस अलग हो गया है, लेकिन कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, थोड़ा शफल पार्ट हो गया। मतलब एसवाईजीसी का एक चैप्टर था, वो एफवाईजीसी में चला गया। जैसे ये भी बात कर ले तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का टॉपिक तुमको एफवाईजीसी में था। इसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू, ये पहले एसवाईजीसी में हुआ करता था, और जब भी वो था तभी वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सर ये आप क्यों बोल रहे हो, उसका रीजन है। तो वो चैप्टर उन्होंने एफवाईजीसी में डाल दिया, और एफवाईजीसी का एक चैप्टर था मार्केटिंग नाम का, जो लास्ट ईयर तक एफवाईजीसी में हुआ करता था, वो उन्होंने एसवाईजीसी में डाल दिया। अभी इससे क्या फर्क पड़ सकता है, बात समझो। बाकी चैप्टर्स मोर और लेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, छोटे मोटे इधर उधर चेंजेस हुए, बट बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक चैप्टर सिर्फ एक्सचेंज हुआ है, तो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि वो चैप्टर बोर्ड वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट वो एक आईएमपी चैप्टर में आ जाएगा, जो 8 चैप्टर है मार्केटिंग। तो जो ये समझने की बात है। अभी देखो, तुमको वो सब लेना देना नहीं है कि पहले सिलेबस में क्या था, अभी सिलेबस में क्या है। मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ताकि तुमको पता चले कि कौन से चैप्टर्स एक्सचेंज हुए, शफल हुए। उनको 2 साल में वही सिलेबस कवर करना है, तो उन्होंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे, कुछ चैप्टर वहां पे डाल दिए टॉपिक्स। एक ही चैप्टर वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं, एक ही चैप्टर एक्सचेंज हुआ है टेक्निकली, और वो हुआ है मार्केटिंग, यहाँ पे आ गया है। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर में तुमको बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग नाम का एक चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ओसी वाले कंटेंट में। इन द इनिशियल सेशंस वी विल कवर ओसी वाला पार्ट, एंड मैनेजमेंट हम लोग लास्ट में रखेंगे, बिकॉज ओसी वाला पार्ट ऐसा है ना जिसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए तुम लोगों को। तो अगर वो पार्ट पहले खत्म कर दे तो यू विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर ओसी वाला कंटेंट, ना कि मैनेजमेंट वाला कंटेंट। मैनेजमेंट वाला कंटेंट इज वेरी रिलेटिवली वेरी वेरी सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो, और वैसे भी 3 ही टॉपिक्स है। सो व्हाट आई यूजुअली डू कि ओसी से ही स्टार्ट करते। लास्ट टाइम तो ओसी से ही स्टार्ट होता था, और बाद में लास्ट में मैनेजमेंट के चैप्टर्स थे। अभी उन्होंने पहले मैनेजमेंट डाल दिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी विल फोकस ऑन ओसी फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी क्वेश्चंस उसी पे ज्यादा आएंगे,
तुम लोग का मैक्सिमम टाइम ओसी पे खर्चा होगा, और रेशो भी 5:3 का है, मतलब ओसी 5 है और मैनेजमेंट 3 चैप्टर्स। तो वी विल स्टार्ट विद ओसी वाला कंटेंट, और ओसी कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर है, मतलब बुक के हिसाब से अगर जाएंगे तो वो 4th चैप्टर आ जाता है, दैट चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज। ओके, मैं वापस एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि तुम लोग को और क्लैरिटी आ जाए। टोटल तुमको 8 चैप्टर्स है, 8 में से 3 चैप्टर्स मैनेजमेंट के, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, बाकी 5 चैप्टर्स ओसी के हैं। वो एक एक चैप्टर पढ़ते नहीं बैठते, एक चैप्टर एक्सचेंज हुआ है, और जिससे एक्सचेंज हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था पहले, तो वो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अपने को पता चल जाएगा, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट ईयर। तो अभी है ना, इंपॉर्टेंट क्या है वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ज्यादा प्रेडिक्शंस अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम जब आता है सिलेबस, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट यूजुअली सिंपल ही होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि कोई क्लैरिटी नहीं होती कि लास्ट ईयर में क्या पूछा है, लास्ट ईयर में क्या नहीं पूछा। बट एज आई सेड अर्लियर, कुछ चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स कॉमन है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा और फिर वी विल फिनिश द सेशन। That chapter, according to me, will be the most important chapter. That is business services, the most difficult one. तो difficult से start कर रहे हैं। अभी difficult से start करने के 2 reasons है। एक तो वहां से ओसी स्टार्ट होना ज्यादा परफेक्ट होगा, एंड सेकेंड थिंग इज, अगर वो चैप्टर पहले खत्म हो जाएगा तो तुमको बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा टाइम उस चैप्टर पे मिलेगा। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th चैप्टर, जो ओसी वाला फर्स्ट चैप्टर बनेगा। द चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज। तो थोड़ा एफवाईजीसी का रेफरेंस दे देता हूं, बिकॉज दैट इज नीडेड। फर्स्ट चैप्टर तुम लोग को था एफवाईजीसी में बिजनेस रिलेटेड, अभी पूरा याद नहीं होगा, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एफवाईजीसी का कब याद होगा सर, कल की बात हम भूल जाते, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर एक बात समझो, कुछ थोड़ा बहुत याद होता है, मतलब स्टार्टिंग जब होती है ना किसी कोर्स की, तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सिंसियरली पढ़ते हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा याद होता है, फिर बाद में जाने दो, अभी उसकी बात नहीं करते। फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस रिलेटेड चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। तो उसमें बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था। तो अभी उसका यहाँ पे क्या लेना देना। वहां पे एक क्वेश्चन था कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड नाम का एक क्वेश्चन था, बहुत लोगों को याद आ जाएगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, और उसमें कुछ कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, राइट। तो यही सारे कॉन्सेप्ट तुमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने एफवाईजीसी का रेफरेंस दिया। यही चैप्टर टॉपिक्स को हमको डिटेल में पढ़ना है, मतलब हमको बैंकिंग डिटेल में पढ़ना है, हमको इंश्योरेंस अच्छा खासा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक, followed by transport, which is very simple, road transport, air transport, water transport, etc. That would be very simple. Warehousing and communication. Now communication, सीधी बात करें तो बोर्ड वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वी विल कवर, लेकिन वो बोर्ड वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा कंटेंट ही नहीं दिया है बोर्ड ने। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल टॉपिक्स एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो भाई ज्यादा स्ट्रेस किस पे देंगे। तो सीधी बात करें तो बैंकिंग और इंश्योरेंस पे अपने को ज्यादा एम्फोसिस करना है, उस पे सबसे ज्यादा टाइम जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स वर्थ। सो मैक्सिमम टाइम वी शुड डिवोट टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस।
4th चैप्टर में से। तो सर 4th चैप्टर में पढ़ना क्या है सर, एक बार फिर से बोल दो। 4th चैप्टर इज फॉर बिजनेस सर्विसेज। मतलब सर, मतलब ऐसी सर्विसेज जिनके बगैर बिजनेस पूरा नहीं हो सकता। FYGC में भी ऐसा ही था कि ऐसे ऑक्सिलरीज या ऐसे एलिमेंट जिनके बगैर ट्रेड पूरा नहीं हो सकता। तो FYGC में उन्होंने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोला FYGC में, और SYGC में उन्होंने बिजनेस सर्विसेज के नाम से दे दिया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। लेकिन अगर तुमको शायद याद होगा तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड FYGC में एक एक पैराग्राफ में सल्टा दिया था। तो बैंकिंग के ऊपर एक पैराग्राफ था, इंश्योरेंस के ऊपर 1-2 पैराग्राफ थे, ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक पैराग्राफ था, बस उससे ज्यादा नहीं था। बैंकिंग सॉल्व्स द डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस सॉल्व्स द डिफिकल्टी ऑफ रिस्क, ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स थे उसमें। बस इन सब कॉन्सेप्ट को हमको अच्छा खासा अभी डिटेल में पढ़ना है। एंड बिलीव मी, मैं एक 100% एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूं कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। बिकॉज सबसे लेंथी चैप्टर भी है, और लास्ट टाइम बोर्ड्स में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक हुआ करता था प्रीवियस सिलेबस में। तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा 100%। मैं इसीलिए बोलता रहूंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इस चैप्टर्स को ज्यादा सीरियसली लो। ओके, बोर्ड्स में एक बेसिक एडवांटेज अपने को मिलता है बोर्ड के एग्जाम्स में, HSC में, कि पेपर्स आर वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी प्रेडिक्टेबल। तो प्रीवियस ईयर का भी अपने को पता होता है, जिस बंदे को ऑब्वियसली हमको पता होता है, इतने सालों से पढ़ा रहे तो उसके ऊपर से वी कैन ऑब्वियसली प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्शंस रॉन्ग नहीं जाते। तो भी एट अ सेफर साइड हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस रॉन्ग जा ही नहीं सकते, बिकॉज प्रेडिक्टेबल ही पेपर सेट होता है, कंसिडरिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। तो उसमें तो कुछ गांव के लोग भी आते हैं, तो पेपर तो सबके लिए सर यूनिफॉर्म ही होगा। चेकिंग थोड़ा शायद अलग हो सकता है, शायद, लेकिन पेपर तो सबके लिए सेम होगा। तो वो पेपर्स में ज्यादा ट्रिकी पार्ट, अनएक्सपेक्टेड पार्ट यूजुअली नहीं पूछते। वी विल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड पार्ट, लेकिन ये बात भी क्लियर करना मुझे लगता है कि जरूरी था। और एक बात मुझे डिस्कस करनी है यहाँ पे, मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। FYGC में एक लाइन था, तुम भूल गए होंगे शायद, लेकिन वो लास्ट चैप्टर था तो शायद याद होगा। तो और वो प्रिंसिपल था मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट। नहीं समझा सर? मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट मतलब ये कि एफर्ट्स कम लो लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गधा मजदूरी अवॉइड करो, अननेसेसरी एफर्ट्स मत लो। शेयर मार्केट का एक बेसिक रूल होता है, या इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल होता है, वही जगह पे इन्वेस्ट करो जिसमें ज्यादा रिटर्न का चांसेस हो। तो जहां पे रिटर्न ही नहीं है वहां पे इन्वेस्ट क्यों करने का? सिमिलरली जहां पे मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले वहां पे मेहनत क्यों लेने की? ये एक सीधी बात है। सर तो व्हाट अबाउट नॉलेज? नॉलेज तो मैं तुमको एक्स्ट्रा दे दूंगा, उसका तुम टेंशन ही मत लो। बोर्ड्स में जितना दिया है उसके रिलेवेंट जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो वी विल डिस्कस, उसमें कोई डाउट मत। नॉलेज कंटेंट तो बोर्ड में बहुत कम रखा है एक्सेप्ट वेरी फ्यू टॉपिक्स, तो उससे भी हम लोग उसमें डिटेल में जाके कुछ स्टडी करेंगे, विच आई बिलीव, विच आई फील कि तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए। यू शुड नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट, दैट पार्ट वी विल डेफिनेटली डिस्कस। current scenario also we will discuss, which is relevant to our syllabus, which is not there in the book. बट जहां पे नॉलेज कंटेंट भी ज्यादा नहीं है, जहां पे वो बोर्ड्स में पूछने के चांसेस भी नहीं के बराबर है, उसमें अननेसेसरी ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है।
तो सर कहाँ पे नहीं डालना है, कहाँ पे डालना है, वो मैं हूं बोलने के लिए। अच्छा मेरा तो काम है सारा कंप्लीट कराना सिलेबस, लेकिन ये बात पहले लेक्चर से दिमाग में गांठ बांध दो कि मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम रिजल्ट। मैं तुमको आलस नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुमको स्मार्ट वर्क बता रहा हूं। मैं तुमको आलस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं कि स्मार्टली सब कुछ कंप्लीट करना है हमको, और कुछ सीख के जाना है। इन रियल सेंस कुछ अच्छा सीखना है। तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना ही है, लेकिन नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ऐसा लगे कि जो फीस इन्वेस्ट की है उसके ऊपर बेस्ट रिटर्न आए। यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, राइट? सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट you should think commercially and productively. तो जहां पे इन्वेस्ट किया है, मतलब सीधी बात बोलता हूं, वहां पे रिटर्न आना ही चाहिए, वो चीज वसूल करनी ही चाहिए। सो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल पे द एंटायर अटेंशन टू माय सेशंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस सर्विसेज, दैट इज द 4th चैप्टर। बहुत हो गया ये पहले वाला लेक्चर बाजी, हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं अभी। टोटल 8 चैप्टर्स, 8 में से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th वन, दैट इज द बिजनेस सर्विसेज, व्हिच मींस दो सर्विसेज यू कैन चेक द इंडेक्स। तुम आराम से इंडेक्स बाद में चेक कर लोगे तो तुमको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पेजेस 4th चैप्टर पे ही दिखे। पहले इंडेक्स देखा जाता है, तो इंडेक्स देखने के बाद क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कितना लेंथी है। तो 4th चैप्टर सबसे ज्यादा लेंथी है, अराउंड 40 पेजेस दिखा रहे इंडेक्स में। Now what is business services? As I said earlier, business services are the services which are required to complete or which are required to smooth flow of business. Smooth flow होने के लिए business के business services are very very important. And you all know, as you all know, what is business, sir? Business पे एक बार बता देता हूँ। Business means production and distribution of goods and services for the purpose of profit. तो कोई दान धर्म सोशल वर्क वगैरह नहीं पढ़ना है, हालांकि जिधर जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। और बिजनेस को अगर स्मूथली चलाना है, कंडक्ट करना है, तो हमको जरूरत पड़ती है कुछ बिजनेस सर्विसेज की। और बस उन्हीं सर्विसेज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्हीं सर्विसेज को हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो बिजनेस सर्विसेज में एक बार फिर से बोल देते हैं, बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, वेयर हाउसिंग आएगा। Now I'll give you the brief introduction of banking, insurance, transport, communication and warehousing, and then we will finish up the session. खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। Now what is banking? As you all know, बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंस। जिसको लोन की जरूरत पड़ती है वो बैंक के पास जाता है, बैंकर विल प्रोवाइड हिम द फाइनेंसेस विद थ्रू लोन्स और एडवांसेस और सम अदर मींस। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सर, मतलब प्राइमरीली बैंक काम क्या करती है? तो इट इज वेरी सिंपल, बहुत लोगों को पहले से ही पता होगा। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मतलब कैश एक्सेप्ट करती है, और जिन लोगों को जरूरत होती है वो डिपॉजिट्स को उनको लोन दिया जाता है, मतलब वो मनी यूटिलाइज किया जाता है लोन देने के लिए। अभी बात एकदम सिंपल है। सपोज मैं कुछ लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मुझे उनको उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज देयर मनी, राइट? तो अगर मैं उनका पैसा यूज कर रहा हूं तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं कुछ लोगों को लोन दे रहा हूं, तो दे आर गोइंग टू यूज माई मनी, व्हाटएवर जो मेरे पास है वो, तो वो मुझे इंटरेस्ट देंगे।
Now it is so simple. Interest received minus interest paid is equals to my profit. Interest received minus interest paid equals to my profit. सर बैंक सिर्फ इतना ही काम करती है? नहीं, लेकिन प्राइमरी जॉब ऑफ अ बैंक इज टू डू दिस थिंग. सो बैंक बेसिकली बैंकर डज दिस थिंग. सर मतलब क्या? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उन डिपॉजिट्स को लोन की तरह लोगों को देना या इन्वेस्ट करना कहीं पे, और उससे जो रिटर्न आएगा उसमें से इंटरेस्ट भी पे करो और जो बाकी बचे वो बैंक का प्रॉफिट होता है. ये एक बहुत सिंपल वर्ड्स में बैंक का मीनिंग हो गया. लेकिन बैंक्स, मैं वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना काम नहीं करती. आजकल बहुत सारे काम करती है. डीमैट अकाउंट, शेयर्स में इन्वेस्ट करना क्लाइंट्स की तरफ से वगैरह, बहुत सारे बाकी के फंक्शंस भी बैंक करती है. वो हम सब पढ़ेंगे और वहां पे कुछ ऐसी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे जो बुक में नहीं है, बट हमको जानना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. सो वो सारा पार्ट हमको कवर करना है. सो बैंक यहीं पे रुकते हैं एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न. नाउ सेकेंड वन इज इंश्योरेंस. आई नरेट अ स्टोरी. एक स्टोरी सुन लो. इंश्योरेंस का बेसिक मीनिंग सबको पता होगा, स्टिल एक स्टोरी सुन ही लो, उससे तुमको इंश्योरेंस का बेसिक मीनिंग पता चल जाएगा. और फिर बाद में हम लोग आराम से इंश्योरेंस वगैरह पढ़ने वाले. मैं वापस इस स्टोरी के बारे में रेफरेंस दूंगा तभी, लेकिन अभी एक स्टोरी सुन लो. मैंने ये किस्सा मेरे दादाजी से सुना था. ये कुछ 40-50 साल पहले की बात होगी या उससे भी पुरानी बात होगी. मैंने नहीं पूछा तभी दादाजी को, अभी नहीं पूछ सकता उनको, ऑब्वियसली वो नहीं है. लेकिन ये किस्सा मुझे बचपन से याद है और ये इंश्योरेंस के लिए एकदम फिट बैठता है. उल्लासनगर नाम का एक स्टेशन है, कल्याण के इधर कहीं पर. कल्याण स्टेशन में थाना के बहुत आगे, सेंट्रल साइड में आता है. सेंट्रल रेलवे से जाओगे तो, एंड दैट इज फार अवे. वहां पे बहुत पहले से कुछ सिंधी शिफ्ट हुए. सिंधी लोग. एंड सिंधीज आर वेरी गुड एट बिजनेसेस. कहीं से भी बिजनेस ढूंढ के लेते. बस उनको अपॉर्चुनिटी दिखी जाती है कहीं पे, और वो अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेते हैं और उसको मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सुपर दिमाग है उनको इस चीज का. वहां पे एक एसोसिएशन भी है जिसको यूएस से बोला जाता है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन. दे आर सो यूनाइटेड. पहले से, बहुत पहले से शिफ्ट हुए. कैसे शिफ्ट हुए हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पे एक कम्युनिटी है. अभी सर इसका क्या लेना देना? नहीं, इसका डायरेक्टली लेना देना नहीं, आगे बढ़ते हैं. अभी वहां पे कोई बंदा, अभी नाम पता तो हम उसका नाम मिस्टर एक्स रख लेते. मिस्टर एक्स, उसके भी माइंड में वो वही डीएनए, उसके अंदर भी बिजनेस डीएनए. तो वो भी कमर्शियली सोचेगा, हर चीज में बिजनेस ही ढूंढेगा, कहाँ पे कितना पैसा मिले यही सोचेगा. तो उस बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस ढूंढा, ऑल्दो कि वो लीगल नहीं था, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को. तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. ना उसने नोटिस किया होगा, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि कैसे हुआ होगा. उसने नोटिस किया होगा सारे लोग जो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, सीएसटी वगैरह की तरह, बहुत लंबा डिस्टेंस है. सेंट्रल रेलवे का ट्रैक बहुत लंबा है, मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे भी लगते हैं वहां से सीएसटी पहुंचने के लिए. वेस्टर्न रूट रिलेटिवली छोटा है. इफ यू कंसिडर विरार एज अ लास्ट स्टेशन, तो वो छोटा है रिलेटिव. वहां पे तो बहुत लंबा रूट है. तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे विदाउट टिकट. सो विदाउट टिकट ट्रैवल करेंगे तो रिस्क तो होगी, नहीं तो बहुत लोग ट्रैवल कर लेंगे ना, वो एक रिस्क है. इसकी वजह से अभी हम जैसे लोग तो ऐसे ही टिकट निकाल लेते हैं, टीसी पकड़े नहीं पकड़े. लेकिन एटलीस्ट बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा होगा ट्रेन से, अगर उनको पता चले कि टीसी नहीं पकड़ेगा तो वो ऑब्वियसली विदाउट टिकट ही ट्रैवल करेंगे. ठीक है. तो मैं कहना ये चाहता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज,
विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करते हैं तो एक रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, द रिस्क इज ऑफ गेटिंग कॉट बाय द टीसी। सो ये रिस्क को कवर करने के लिए उसने एक जबरदस्त बिजनेस ढूंढा। उन्होंने सबसे बात कर ली, अभी वो कैसे बात करता था इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन उसने बहुत लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि यू पे मी एक्स अमाउंट, उस वक्त के हिसाब से फॉर एग्जांपल 3-4 रुपया दे दो और बिंदास विदाउट टिकट ट्रैवल करना। तो लोगों ने पूछा होगा कि अगर टीसी पकड़ ले तो, हाँ तो क्या होगा, अरे तो फाइन भरना पड़ेगा ना, जबरदस्त अमाउंट ना, तो भर दो ना। तो फिर तुमको क्यों 3-4 रुपए देने का, तुम बात पूरी सुनते नहीं हो। देखो तुम टीसी को पूरा पैसा दे दो, वो रिसीट दे देगा, वो रसीद आके मेरे पास दे दो, मैं तुमको पूरा का पूरा जो तुम्हारा लॉस हुआ है वो भर चुक दे दूंगा। सर इसमें तो वो बंदा लूट जाएगा, नहीं लूटेगा, क्योंकि सबको थोड़ी पकड़ेंगे, कुछ लोगों को डीसी पकड़ेगा, कुछ लोगों को डीसी नहीं पकड़ेगा। तो जिन्होंने सब पैसा तो सबने भरा है छोटी सी अमाउंट, लेकिन सबको डीसी तो नहीं पकड़ेगा, जिसको पकड़ेगा इसको उसको पैसे देने पड़ेंगे मिस्टर एक्स को। और जिनको नहीं पकड़ेगा, ऐसे जो लोगों ने पैसे लगाए उनके सारे पैसे मिस्टर एक्स को मिल गए, मतलब मिस्टर एक्स का बिजनेस चल गया। रिस्क तो है, बहुत लोगों को पकड़े तो क्या होगा, वो तो रिस्क तो हर बिजनेस में होती है। सर मतलब इसका इंश्योरेंस से क्या लेना देना, ये एक इंश्योरेंस जैसा ही हो गया लॉजिक। देखो बात समझो, मिस्टर एक्स लोगों से क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है, वी कैन से दैट इट इज प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा। और उसके बदले में क्या दे रहा है, वो एश्योरेंस दे रहा है सर, गारंटी दे रहा है सर कि अगर आपका लॉस हो जाए, मतलब आपका अगर आपको टीसी पकड़े तो उससे आपका लॉस होगा फाइनेंशियल, बाकी क्या होता है, टीसी थोड़ी कुछ गाली गलौज करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर आप शांति से उसको पैसे फाइन के दे देंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है करो विदाउट टिकट ट्रैवल। विदाउट टिकट ट्रैवल करना गलत बात है, लेकिन ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया कि वो सीधा आपको मारेगा वगैरह, नहीं। अगर तुम शांति से उसको पैसे दे रहे हो तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। किसी को कभी देखा होगा तो देखो, वो आराम से, मतलब फॉलोइंग बेसिक एटिकेट्स, वो तुमको रोकता है, ऐसी पकड़ता नहीं है, बिकॉज उनको कोई हक ही नहीं है आपको छूने का और बाकी फोर्स यूज करने का। So, एकदम सिंपल बात है, तो तुम पैसे पे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बाद में ये बंदा तुमको भर चुक दे देगा। सो ये रिस्क को बेसिकली कवर कर रहा है। और वी कैन से दैट पीपल ट्रांसफर देयर रिस्क ऑफ गेटिंग कॉट टू दैट मिस्टर एक्स, और उस रिस्क कवर करने के उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कुछ अमाउंट दे रहे हैं। नाउ यही होता है इंश्योरेंस में। बीमार पड़ने का खतरा है तो हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, बीमार पड़ भी सकते हैं नहीं भी पड़ सकते, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम भर रहे तो चलो यार बहुत दिन हो गए बहुत साल हो गए बीमार नहीं पड़ा है चलो बीमार पड़ लेते हैं इंश्योरेंस वसूल करने के लिए, ऐसा तो कोई नहीं करता। या बाइक का इंश्योरेंस निकाला है तो चलो यार एक्सीडेंट कर लेते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता। अगर बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा हॉस्पिटल का जो भी बहुत सारे बिल्स होते हैं, कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो वो सारा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करेगी कि हम आपको भर के दे देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं आजकल, तो ऑलमोस्ट 100% लोग, बदले में उनको वो एश्योरेंस मिलता है, लेकिन सब लोग बीमार तो नहीं पड़ते, तो सबने प्रीमियम भरा है, लेकिन भरचूक सबको नहीं मिलेगा, देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोगों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास ही पड़ा है, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी का इनकम यानी कि प्रॉफिट होगा, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा कमा लेगी। ये बात। सो मिस्टर एक्स का स्टोरी क्यों बोला, वो एक तरीके से इंश्योरेंस ही कर रहा है, लोगों का रिस्क कवर करके दे रहा है, तो यही बात है। इंश्योरेंस कंपनी, or we can say that any person or any businessman transfers his risk to the insurance company, क्योंकि रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती बिजनेस की, रिस्क कैन बी मिनिमाइज, रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को खत्म नहीं कर सकते।
तो रिस्क को कम करने का बेस्ट तरीका इस उसको इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दो। या अगर तुमने OMG मूवी देखा होगा, ओ माय गॉड, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, वहां पे भी इंश्योरेंस का एक इंसिडेंट था, बट वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन द सम अदर सेशन, जब हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए इंश्योरेंस का मीनिंग मैं सिर्फ स्टोरी के थ्रू बता रहा हूं कि रिस्क कवर करके देता है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो बैंकिंग का बेसिक मीनिंग हो गया कि लोन प्रोवाइड करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और जिनको जरूरत है उनको लोन देने का काम करता है। इंश्योरेंस में बिजनेसमैन का जो रिस्क है, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, ये सब खतरे रहते हैं बिजनेस में। तो ये सब खतरों में लॉस होने का चांस होता है, रिस्क होती है, वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ले लेता है। फ्री में लेगा नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जरूरी है कि आग लगना नहीं, लेकिन लग जाएगी तो एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, नहीं लगेगी तो अनफॉर्चुनेटली जितने प्रीमियम के पैसे भरे वो वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, इंश्योरेंस का पर्पस इज नॉट टू मेक मनी बट टू सेव फ्रॉम द लॉसेस। लॉस अगर होगा तो उससे खुद को बचाने के लिए या लॉस को कम करने के लिए इंश्योरेंस निकाला जाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं निकाला जाता। किसी की जान जाए तो उसके बाद फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस निकाला जाता है, टर्म इंश्योरेंस निकाला जाता है। जान जाएगी, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो कुछ हद तक सिक्योर हो सकता है। तो ये इंश्योरेंस का लॉजिक हो गया, which is very important as far as business is concerned. You will have in your syllabus 3 types of insurances: life insurance, fire insurance, and marine insurance. Now, what is life insurance? Related to life. अगर जान जाती है तो उससे जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो भर के मिलेगा। फायर इंश्योरेंस में आग से जो खतरे होते हैं उसके लिए, मतलब अगर आग लगती है और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करेगी कि हम भर के दे देंगे। मरीन इंश्योरेंस में पानी रिलेटेड है, मरने रिलेटेड नहीं। मरीन पता है सबको, तो मरीन मीन्स रिलेटेड टू वाटर। सो यहाँ पे जो सी के थ्रू जो जर्नी करते हैं शिप्स, और शिप्स के अंदर जो माल रहता है, द वर्ड इज कार्गो, वो डूबने का या कुछ और भी खतरे हो सकते हैं ड्यूरिंग मरीन एडवेंचर, मरीन जर्नी। तो वो जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है। तो तुमको बेसिकली 3 टाइप के इंश्योरेंस है, फायर, मरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस, जो हमको पढ़ने हैं और जो सबसे मतलब पूरे सिलेबस में बोल सकते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी है इंश्योरेंस का। ओके, सो बैंकिंग इज डन, बेसिक मीनिंग, इंश्योरेंस इज डन। बैंक्स में भी अपने को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वो सब पढ़ना है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। नाउ इन ट्रांसपोर्ट वी आर गोइंग टू लर्न एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, या सीक्वेंशियली जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एयर ट्रांसपोर्ट। इन चारों को पढ़ना है जो हमको पहले से ही पता है, उसके खाली मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ने, बाकी ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऐसा होगा ना कि प्रोबेबली 1-2 लेक्चर्स में पूरा खत्म हो जाएगा, और मैं ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, तुमको पहले से ही पता होगा। एक बात सिर्फ याद दिला देता हूं कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, बिकॉज ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन transferring the what we can say the possession of the goods from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह गुड्स भेजने का काम ट्रांसपोर्ट करता है, और उस लिहाज से वो बिजनेसेस को हेल्प करता है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी टू द प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट, जहां पे ज्यादा है वहां से जहां पे जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट करेगा। सो दिस इज द जॉब ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसमें कुछ वो 4 मोड्स है। तो ये ट्रांसपोर्ट था।
एक होता है कम्युनिकेशन, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो फिर भी सर कवर तो करना पड़ेगा, तो कवर कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब तुमको पता है, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे टेलीफोन्स, फैक्स, पोस्टल सर्विसेज, लेटर्स वगैरह। फैक्स पता नहीं है, फैक्स पता कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले के जमाने में हुआ करता था, लेकिन अभी भी सिलेबस में दिख रहा है। फैक्स मशीन होती है जिसके थ्रू ये करस्पॉन्डेंस होता है, या इंटरनेट है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, इंटरैक्शन इज पॉसिबल। ईमेल, मनी रेमिटेंस सर्विसेज भी उन्होंने इसमें कवर किया। व्हाट इज मनी रेमिटेंस सर्विसेज सर? मनी ट्रांसफर सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिजिकली ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट में फिजिकली ट्रांसफर होता है, यहाँ पे वर्चुअली ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी। तो ये सारा पार्ट कम्युनिकेशन में पढ़ना है, मतलब पोस्टल सर्विसेज, कुरियर, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल्स, ये सब पता है अपने को। और कुछ एक मनी रेमिटेंस जो शायद अपने को पता नहीं होगा, लेकिन वो बहुत सिंपल है, मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। ये भी पार्ट उन्होंने कम्युनिकेशन में कवर कर दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी सिंपल पार्ट, ओनली 2 क्वेश्चन है इसमें, बड़ा सिंपल सा सीधा साधा पार्ट है, वेयर हाउसिंग। व्हाट इज वेयर हाउसिंग? एज यू ऑल नो, वेयर हाउसिंग पता होगा, गोडाउन जैसा रहता है वेयर हाउस, वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। Primarily, warehousing provides time utility. How's our time utility? The goods are stored until they are demanded from the market or until they are demanded by the customer. तो जब तक मार्केट से या कंज्यूमर से बुलावा नहीं आता, जब तक मतलब टाइम आ गया, घड़ी नहीं है सॉरी मेरे हाथ में, बट जब तक तब तक में क्या आता है, टाइम एलिमेंट इज देयर, और उसका जवाब वेयरहाउस के पास है। Therefore, we can say कि warehousing provides time utility. और एक बात अच्छी से क्लियर कर लेते हैं, अगर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होता है, शायद तुमने पढ़ा होगा, तो कोई नई बात नहीं है। डिमांड मतलब कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट है वो, और मार्केट में सप्लाई, इसमें प्रॉपर बैलेंस होता है। द करेक्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम। The more proper or thoda high profile word is equilibrium. If there is an equilibrium in the demand and supply, the price will be stable. This means that warehousing provides price stability. Price stable रखने का काम warehousing करता है by ensuring balance between demand and supply of goods. ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा रिलेटेड ही काम करता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। क्योंकि देखो वेयरहाउसिंग में कैसे होगा टेक्निकली, गुड्स फैक्ट्री में लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होंगे, वही सस्ता पड़ेगा जितने लार्ज स्केल पे एक साथ बनाओ, लेकिन रिक्वायरमेंट तो एक साथ नहीं होती। तो रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन बना दिया एक साथ माल, क्योंकि वही अच्छा था, एक साथ बनाने के एडवांटेज होते हैं। तो तब तक गुड्स कहां पे रखेंगे, तो तब तक गुड्स रखेंगे वेयरहाउसेस में। और वेयरहाउस कीपर बहुत सारे अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, पॉलिशिंग वगैरह करके देता है, अगर फर्नीचर है तो फिनिशिंग करके देता है, प्रोसेसिंग वी कैन से, रिस्क को भी सिक्योर करता है। क्योंकि अगर वेयरहाउस कीपर के पास गुड्स रखा है, वेयरहाउस कीपर मतलब सर जो वेयरहाउस का इंचार्ज है उसको वेयरहाउस कीपर बोलते हैं। पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द वेयरहाउस is called as the warehouse keeper. Now warehouse keeper takes the entire risk with respect to the goods. Normally owner has to bear all the risks. अगर गुड्स को कुछ हो जाता है तो रिस्क किसका होता है? ऑब्वियसली सर ओनर का होगा। But when the goods are stored in the warehouses, if something goes wrong, if anything happens to goods, then warehouse keeper shall be responsible for the same. He has to face the music. उसको पूरा नुकसान भर के देना पड़ेगा, ये बात है। तो ये वेयर हाउसिंग हो गया। सो
ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था अबाउट द चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, थोड़ा रिपीटेशन होगा लेकिन जरूरी है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर हम लेक्चर में ही इतना अच्छे से सुन लेंगे तो अपना बाद में पढ़ने के लिए टाइम हमको कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी। तो लेक्चर ही इतना जबरदस्त कर लेते, अच्छे से सुन लेते कि अपनी मेहनत कम हो जाए और अपने को रिजल्ट अच्छा मिले। वर्ड टू वर्ड बाहर करने की कोई जरूरत नहीं रहती, और अगर मैं तुमको बोलूं भी तो भी 99% लोग वर्ड टू वर्ड तो बाहर नहीं करने वाले, तो वो समझ के याद रखने वाले, और वही एक बेस्ट मेथड है। तो वो समझना जरूरी है। ओके, सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर वी विल फिनिश द लेक्चर। Business services, it includes those elements which are required for the smooth flow of goods and services, or for the purpose of smoothing the process of business, smoothing the process of business. तो वो पर्पस हो गया किसका सर? बिजनेस सर्विसेज का। एंड दो सर्विसेज इंक्लूड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड वेयरहाउसिंग। कोड वर्ड बना सकते हैं, न्यूमोनिक बना सकते हैं, बीट WC और बीट CW। B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्ट, C फॉर कम्युनिकेशन, W फॉर वेयरहाउसिंग। और यू कैन शफल इट, यहाँ से वहां पे कर दो, WC कर दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? बट भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। Okay, so I think I'm very clear with this. Business services required to do a business includes banking, insurance, transport, communication, warehousing. So what we will do next lecture onwards, we will firstly business services का एक basic question है जो book में से हो जाएगा, that is a purely theoretical question. Services are intangible, you know what is intangible, बात कर लेते हैं उनके ऊपर। cannot be seen, cannot be touched, but they can be felt. So उसके बारे में बात की है। स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल ऑफ सर्विसेज, कैसे? वो नेक्स्ट लेक्चर ही बात कर लेंगे। गुड्स को स्टोर कर सकते, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, और दो चार कुछ फीचर्स है, डेफिनेटली वो नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में ही वी विल स्टार्ट विद द बैंकिंग का डेफिनेशन और बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।